स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 ऑक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र के लास्ट टॉपिक हीमोडायलिसिस जिसे हिंदी में कहेंगे रक्त या रुधिर अपोहन। सेकंड हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे वृक्क प्रत्यारोपण का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 मानव उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक रुधिर अपोहन वह वृक्क प्रत्यारोपण का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोडायलिसिस जिसे हिंदी में कहेंगे रुधिर अपोहन। स्टूडेंट्स, मानव में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो है किडनी, वृक्क हिंदी में कहते हैं। सामान्यतः इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। देह के पृष्ठ भाग में पीछे वाले बोल सकते हैं वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर सेम के बीज के समान या राजमा सेब संरचना के रूप में होती है। सामान्यतः प्रत्येक किडनी में 10 से 20 लाख यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। यदि किसी व्यक्ति में एक किडनी में विकृति आती है, विकार उत्पन्न होता है या फेलियर हो जाती है, फेल बोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एक किडनी फेलियर हो जाती है, विकार से ग्रसित हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दूसरी जो बची हुई किडनी है उसकी शेप एंड साइज में कुछ वृद्धि होती है और उसके द्वारा सामान्यतः दोनों किडनियों का काम संपन्न होता है, यानी उत्सर्जन का कार्य किया जाता है या यूरिया का फिल्टर का कार्य किया जाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां ही फेलियर हो जाएं तब सामान्यतः वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। यदि उस व्यक्ति को जीवित रखना है तो वर्तमान समय में मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं द्वारा उसे जीवित रखा जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे उसे डायालिसिस अपोहन कहते हैं। इसमें रुधिर से संबंधित है, क्योंकि रुधिर से आर्टिफिशियल रूप से यूरिया को आइसोलेट किया जाता है, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस या रुधिर अपोहन कहते हैं। द्वितीय जो है वो है किसी अपने निकट संबंधी की या अपने रिश्तेदार की किडनी ग्रहण की जाती है, यानी ली जाती है। ये 2 ऐसी स्थितियां जिससे व्यक्ति को मृत्यु होने से बचाया जा सकता है, यानी मृत होने से बचाया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस रुधिर अपोहन। ध्यान ये रखना, यदि किडनियां प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगी तो रुधिर में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी यूरिया को फिल्टर करती है। उसके लिए एक विकार हम पढ़ के आए, वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि जब व्यक्ति की यदि किडनीज काम करना बंद कर दें या यूरिया को फिल्टर नहीं करें तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किस विकार से ग्रसित हो जाता है। यानी यूरिया की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर वो मात्रा भी आई है आपके 10 से 30 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में,
सामान्यतः यूरिया की मात्रा होती है, परंतु यदि 10 से 30 ग्राम प्रति 100 ml में जो मात्रा यदि उससे अधिक मात्रा यूरिया की हो जाती है तो व्यक्ति किस विकार से ग्रसित हो जाता है। फर्स्ट हम लेंगे हीमोडायलिसिस, रुधिर अपोहन। देखो फर्स्ट है सामान्य, इसका अर्थ या परिभाषा में बोल सकते हैं। सामान्य अर्थ है यूरिया मानव का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए मानव यूरियोटेलिक प्राणी है। वह अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम यानी मानव निर्मित आर्टिफिशियल वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रक्रिया को रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस या लाइसिस कहते हैं। देखो वंस अगेन, यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम वृक्कीय युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके लिए एक हम झिल्ली पढ़ेंगे या झिल्ली से निर्मित एक संरचना पढ़ेंगे, सेल फोन झिल्ली से निर्मित। देखो प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस प्रक्रिया। देखो सामान्य अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति के ब्लड में यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक है, यानी 10 से 30 ग्राम प्रति 100 ml से अधिक है, उस व्यक्ति की यूरिया यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की अधिक मात्रा होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हानिकारक प्रभाव होंगे, उससे मृत्यु हो सकती है। उस रोगी व्यक्ति का सर्वप्रथम उसकी आर्टरीज से, धमनी से ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालकर उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं और ठंडा करने के पश्चात उसमें हिपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदक मिलाते हैं। मानव के ब्लड में पाया जाता है बेसोफिल्स, इसका श्रावण करती है हिपेरिन का। यह एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, यह रुधिर को जमने से रोकता है। प्रतिस्कंदक वे पदार्थ होते हैं जो तरल बनाए रखते हैं, जमने से रोकते हैं, एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। देखो सर्वप्रथम रोगी व्यक्ति की धमनी से रुधिर को निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। हिपेरिन उसमें मिक्स किया जाता है कि वो जमे नहीं, तरल अवस्था में नहीं रहे। इसके पश्चात इसे सेल फोन की झिल्ली से निर्मित नलिकाओं में उस ब्लड को डाल दिया जाता है। उस सेल फोन से निर्मित झिल्ली की मुख्य प्रॉपर्टी होती है वह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का ही के लिए ही पारगम्य होती है, यानी उनको ही छानती है। केवल कौन कौन से को? यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ये जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उस झिल्ली से छनते हैं। उस झिल्ली की प्रॉपर्टी है कि वह यूरिया, यूरिक अम्ल व क्रिएटिनिन के लिए पारगम्य होती है, यानी ब्लड में उपस्थित प्रोटीन कंटेंट व रुधिर कणिकाएं नहीं उससे छनती हैं, यानी उनके लिए वो अपारगम्य होती है। जैसे ही छनेंगी, उन नलिकाओं के बीच में एक विशेष प्रकार का तरल भरा रहता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कह रहे हैं, तो उस तरल को बोलेंगे डायलिसिस फ्लूइड। उस डायलिसिस फ्लूइड में वो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल व क्रिएटिनिन आ जाते हैं और फिर रुधिर से इनको उत्सर्जी पदार्थ जैसे ही मुक्त होंगे उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अब व्यक्ति का वापस जैसे ही ब्लड एक ओर से सेल फोन झिल्ली में डालते हैं, वो इनके लिए पारगम्य, यूरिया, यूरिक अम्ल के लिए वापस आगे से यूरिया रहित यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ रहित ब्लड निकलता है। उसी व्यक्ति में वो ब्लड स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जैसे ही वापस स्थानांतरित करेंगे
तो ऐसी स्थिति में एंटी हिपेरिन मिलाएंगे पहले, और एंटी हिपेरिन मिलाकर पहले रुधिर को तो पहले हल्का गर्म करते हैं, एंटी हिपेरिन मिलाकर उस व्यक्ति की वेन्स में पुनः वो ब्लड या रुधिर का प्रवेश करवा देते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर उसे रोजाना या 1 या 2 दिन के गैप से करवानी पड़ती है। ध्यान करना, दोबारा कैसे डालेंगे, हल्का गर्म करते हैं, दूसरा क्या करेंगे, एंटी हिपेरिन मिलाकर उसकी वेन सीरा में, निकालते कहाँ है, आर्टरीज से, और डालेंगे किसमें, वेन्स में डालेंगे। तो सो प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम रोगी की धमनी से रक्त निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके इसमें हिपेरिन, ध्यान कर लेना प्रतिस्कंदक है, जमने नहीं देता है, तरल ही बनाए रखता है, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट कहते हैं, मिलाया जाता है। स्कंदन का अर्थ होता है जमना प्रति, यानी जो जमने से रोकता है। इसके पश्चात मिश्रण को, मिश्रण यानी ब्लड, और ब्लड में क्या मिला दिया है, हिपेरिन, मिश्रण को सेलफोन, या ये बोल सकते हैं सेलोफेन झिल्ली से, झिल्ली द्वारा आवृत नलिकाओं से निर्मित कृत्रिम वृक्क में डाल दिया जाता है। यह झिल्ली यूरिया, यूरिक अम्ल व क्रिएटिनिन के लिए पारगम्य होती है, परमेबल। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे वाटर रिलेशन में, पारगम्य, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, पारगम्य होता है, परंतु प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य। वो किस किस के लिए है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, और अगर आप बोलना चाहो खनिज आयनों के लिए भी है, खनिज आयनों, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि के लिए पारगम्य। नेक्स्ट है, इन झिल्लियों के मध्य, इन झिल्लियों के मध्य डायालिसिस फ्लूइड, हिंदी में बोलेंगे अपोहिनी तरल भरा होता है। नेक्स्ट स्टेप यहां आ जाएगा, जैसे ही पारगम्य यानी यही छनते हैं, केवल छनकर कहाँ आ जाएंगे, इस फ्लूइड में आ जाएंगे, और बाकी जो नहीं छन रहे हैं यानी यूरिया रहित ब्लड या यूरिया, यूरिक अम्ल, खनिज आयन
वह क्रिएटिनिन रहित ब्लड वापस उस व्यक्ति की वेन्स में डाल दिया जाता है। देखो नेक्स्ट, वह क्रिया जिसमें नलिकाओं के अंदर बहते रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ यानी यूरिया, यूरिक अम्ल और भी हैं, दो ही लिखे हैं मैंने, खनिज आयन भी हैं, कुछ अंश में वह क्रिएटिनिन भी है। उत्सर्जी पदार्थ विसरित होकर, विसरित का अर्थ है विसरण, है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सेलफोन की झिल्ली में पहले नहीं है, ब्लड में अधिक है, तो हाई कंसंट्रेशन से उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो फ्लो होता है उसे विसरण कहते हैं, उसी को बोलते हैं विसरित। विसरित होकर उपकरण, उपकरण कौन सा? कृत्रिम, ये कृत्रिम वृक्कीय युक्ति, कृत्रिम वृक्कीय युक्ति है उपकरण है। उपकरण को क्या बोलेंगे? कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनीज, वृक्क के अपोहिनी, डायलिसिस बोलेंगे इसे, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है या आ जाते हैं तथा रुधिर उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त हो जाता है, जिसे डायलिसिस या क्या बोलेंगे, अपोहन कहते हैं। ये परिभाषा भी ध्यान में रखनी। अब देखो नेक्स्ट, वापस कैसे उसका स्थानांतरित करेंगे। अपोहन के पश्चात यानी डायलिसिस के पश्चात कौन सा ब्लड बचा है? उत्सर्जी पदार्थों से मुक्त वाला यानी रहित। कृत्रिम वृक्क से रुधिर को निकालकर हल्का गर्म करके, हल्का गर्म का अर्थ है क्योंकि वहां 0 डिग्री पर रखा था, शरीर के तापक्रम का, शरीर के तापमान पर उसमें एंटी हिपेरिन, क्योंकि वहां पहले हिपेरिन मिक्स किया था, यहां एंटी हिपेरिन मिलाते हैं। एंटी हिपेरिन मिलाकर रोगी की सीरा में पुनः प्रवेश कराया जाता है। ये और उस व्यक्ति की जीवन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया रोजाना या 1 या 2 दिन के अंतराल के पश्चात की जाती है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट भी बोल सकते हो आप, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हिंदी में बोलेंगे वृक्क प्रत्यारोपण। दोनों किडनी यदि काम नहीं कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में अपने रिश्तेदार से किडनी ग्रहण की जाती है, किसी डोनर व्यक्ति से ली जाती है और उससे पहले भी रक्त व उत्तक संरचना का मिलान किया जाता है। देखो फर्स्ट अगर हम लें
जब रोगी मनुष्य में दोनों किडनी पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं। कार्य कौन सा है? फिल्टर करने का कर देते हैं, तो उन्हें उपचारित नहीं किया जा सकता है। उपचारित नहीं किया जा सकता है, यानी प्रॉपर रूप से फिर ट्रीटमेंट नहीं होता है उनका। यदि पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं तब नहीं किया जा सकता है। और उनके स्थान पर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क लगाए जाते हैं। उसका भी एक ही लिया जाता है, डोनर से भी एक ही लिया जाता है। इस वृक्क परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ये ध्यान कर लेना। वंस अगेन, जब रोगी व्यक्ति की दोनों किडनियां पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देती हैं तो उन्हें उपचारित नहीं किया जा सकता है, यानी उसे ट्रीटमेंट देकर सही नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मृत हो सकता है। उससे बचने के लिए स्वस्थ व्यक्ति से जो किडनी को डोनेट कर सकता है, यानी डोनर व्यक्ति से किडनी ली जाती है, उस व्यक्ति में उसको स्थानांतरित किया जाता है, उसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब किससे ले सकते हैं? किडनी सामान्यतः रोगी के निकटतम संबंधी से ली जाती हैं तथा दोनों संबंधियों जिससे ली जा रही है, रिलेटिव और रोगी व्यक्ति, दोनों संबंधियों का ये बिंदु ध्यान में रखना। आपको रक्त व ऊतकीय संरचना का मिलान किया जाता है। पूछा जा सकता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के समय डॉक्टर किन संरचनाओं का मिलान करते हैं? ब्लड का व टिश्यूज का मिलान करते हैं। दूसरा है, आगे एक इम्यून सिस्टम का हम चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान ये रखना है कि जैसे ही किडनी किसी व्यक्ति में डालेंगे, ये मान लेते हैं मानव की देह, ठीक है, बाहर से कोई भी वस्तु देह के अंदर पहुंच रही है किसी भी माध्यम द्वारा। माध्यम ये हो सकता है, एयर भी हो सकता है, फूड के माध्यम से, अन्य किसी पोर के माध्यम से भी। इस अंदर प्रवेशी संरचना को एंटीजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। भाई ये कोई भी सजीव या निर्जीव, निर्जीव में जैसे मिट्टी का कण है, सजीव में जैसे ये बोल सकते हैं कोई बैक्टीरिया मानव की देह में पहुंचेगा, उस अंदर पहुंचने वाले को एंटीजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। उसके अगेंस्ट मानव की देह एंटीबॉडी बनाती है और उसको नष्ट कर देती है, निष्क्रिय कर देती है या इसे मर्त कर देती है, और मानव की देह मानव को सुरक्षित रखती है, यानी रोगों से के संक्रमण होने से बचाती है। यही स्थिति अगर हम ले लेंगे, ऐसी सेप संरचना में किडनी है, ये किडनी डालेंगे डॉक्टर बाहर से अंदर की ओर, तो मानव की देह इसे भी क्या मानेगी? एंटीजन मानेगी, और इसके अगेंस्ट भी क्या बनेंगी? एंटीबॉडी बनेंगी, और ये एंटीबॉडी इस पर अटैक करके इसको क्या कर देती हैं? फेल्योर कर देती हैं। फेल्योर करेंगी तो ये काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में
ये यदि अनजान व्यक्ति से लेते हैं तो ये समस्या आती है। वर्तमान समय में अनजान व्यक्ति से भी लिया जाता है, परंतु इससे पहले डॉक्टर एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाती हैं जो कुछ समय के लिए एंटीबॉडी नहीं बनने देती हैं। नेक्स्ट है अनजान व्यक्ति का किडनी लगा देने से रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र, ये प्रतिरक्षा तंत्र है, ध्यान कर लेना, रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र जो कि ब्लड में होता है, लिम्फ में होता है, WBC होती है मुख्यतः, कुछ और भी सेल होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र उस नए किडनी को अस्वीकार कर देता है, स्वीकार कर देता है, जिससे नया किडनी या न्यू वृक्क अपना कार्य नहीं कर पाता है और रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इससे बचने के लिए वर्तमान में अनेकों मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन पहले दी जाती हैं या इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। इससे बचने के लिए विशेष मेडिसिन या औषधियां रोगी व्यक्ति को देकर प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक वो किडनी देह में सेटल नहीं हो जाती, अपना काम प्रारंभ नहीं कर देती हैं, तब तक निष्क्रिय कर दिया जाता है और जिससे रोगी व्यक्ति की देह द्वारा वृक्क को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दो बिंदु आज हमने पढ़े हैं, चैप्टर भी कंप्लीटेड है कि यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही हैं तो उस व्यक्ति को कैसे जीवित रखा जा सकता है। एक तो हीमोडायलिसिस, सेकंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसमें किसका मिलान करते हैं, रक्त व ऊतक का मिलान करते हैं, बाहर से डालेंगे उसे एंटीजन कहेंगे, और जैसे ही कौन सा सिस्टम उसको अस्वीकार कर सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके लिए विशेष मेडिसिन देकर उसको क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। सेकंड है डायलिसिस किसे कहते हैं, हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं, यूरिया की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, कृत्रिम वृक्क में झिल्लियां किसके लिए पारगम्य होती हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन व खनिज आयन किसके लिए अपारगम्य होती हैं, रुधिर कणिकाएं व ब्लड में उपस्थित या प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के लिए किससे सामान्यतः किडनी ली जाती हैं, निकट संबंधी से ली जाती हैं। ये बिंदु अगर ये पूछा जाए कि किसी एक व्यक्ति में एक किडनी फेलियर हो चुकी है परंतु दूसरी किडनी सामान्य है तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है, वो व्यक्ति बिल्कुल जीवित रहेगा, अपनी जीवन अवधि सामान्यतः जितनी वो पूर्ण करेगा यदि वो दूसरी किडनी उसकी सामान्य है, स्वस्थ है तब, क्योंकि एक उस किडनी द्वारा ही दोनों किडनियों का कार्य संपन्न किया जाएगा। सामान्यतः उस स्वस्थ किडनी की शेप एंड साइज में कुछ वृद्धि होती है क्योंकि उसे अधिक कार्य करना पड़ रहा है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।